नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में 2026 में उतरना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं और सबसे खास करके आप आईपीओ पे अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक वीडियो खास करके आपके लिए ही बना है। अगर आप नए हैं तो, पुराने हैं तो भी वीडियो आप देख सकते हैं क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको बताने वाला हूँ बीच में, शायद आप उनके बारे में पहले से ना जानते हो, ठीक है? तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। मैं कुल मिलाकर के 13 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ, 13 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिसमें से 2 आपके लिए बहुत ही खास करके बनाए गए हैं, स्पेशली आपके लिए ही बनाए गए हैं, तो उनके ऊपर बिल्कुल भी उन टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करते हैं भैया, एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूँ कि अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, आईपीओ कुछ भी पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो भैया सोच समझ के कीजिएगा, किसी से कर्जा उधार लेकर के बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ क्योंकि इसमें वित्तीय जोखिम शामिल होता है। अगर आपके लिए 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये बहुत मायने नहीं रखता है, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, ठीक है? चलिए बात करते हैं भैया पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, तो भैया सबसे पहला पॉइंट जो था वो था इंट्रो मैंने आपको वहाँ स्टार्टिंग में ही दे दिया। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है आईपीओ क्या है उसके बारे में जानेंगे। कंपनी आईपीओ क्यों लेकर के आती है उसके बारे में जानेंगे। आईपीओ के प्रकार क्या होते हैं भैया, कितने प्रकार के आईपीओ होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक वैसे ही इंपॉर्टेंट आईपीओ के टर्म हैं भैया जो बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने बताया नहीं था, 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको जानना जरूरी है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही है, ठीक है? इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताने वाला हूँ। आईपीओ को अप्लाई कैसे किया जाएगा, आईपीओ अलॉटमेंट क्या होता है, ठीक है? और उसके बाद बात करें लिस्टिंग क्या है, और साथ ही साथ भैया सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात जो है, आपको आईपीओ खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कैसा रहेगा, या फिर यहाँ पे हम बात करें भैया आईपीओ से जुड़े कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए पैसा अपना खर्च करने से पहले। बिगनर्स के लिए फाइनल टिप्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो मैं अपने हिसाब से बताने वाला हूँ। बस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा और लास्ट में फिर मैं विदा लूंगा। तो इस तरीके से लगभग 13 पॉइंट्स में आपका पूरा ये वीडियो डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 में भैया, जो पहला पॉइंट तो इंट्रो था जो हो गया। पॉइंट नंबर 2 आईपीओ क्या होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखो भैया। आईपीओ का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये आपके आईपीओ का फुल फॉर्म होता है, ठीक है? चलो बात करते हैं भैया ये होता क्या है। ये फुल फॉर्म तो जान लिए, अब इसमें काम क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे भैया, जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचती है भैया, तो उसे आईपीओ कहा जाता है। समझ पाए बात को? जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी है, मान लेते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे करके समझा दूं। ये एक कंपनी है जो क्या चाहती है, कुछ पैसे चाहती है। देखो, इसने कंपनी ने अपना इन्वेस्टर भी ढूंढ लिया, फिर भी सब कुछ करके अब उसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है जितना कहीं से मिल नहीं रहा है। अगर उतना वो लोन ले लेती है तो भैया उसको बहुत ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या करती है, अपने आईपीओ, अपने शेयर को आईपीओ की तरह मार्केट में लेकर के आती है। अब लोग उसके आईपीओ को खरीदते हैं, मतलब उस कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं, और उन पैसों से वो कंपनी अपना जो भी काम करना चाहती है वो आराम से निपटाती है। समझ पाए बात को? ठीक है, चलो सरल शब्दों में अगर कहना चाहे तो भैया क्या कह सकते हैं, सरल शब्दों में अगर कहो तो कह सकते हो, कंपनी कहती है आप अब आप भी हमारी कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हैं। बस वही क्या होता है, आईपीओ होता है। आई होप आईपीओ आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं भैया यहाँ पे तीसरे पॉइंट के बारे में। तो तीसरा पॉइंट आपसे यहाँ पे पूछा गया है, मतलब तीसरा पॉइंट जो आपका होता है वो होता है कंपनी आईपीओ क्यों लेकर के आती है, क्या ऐसा कारण बनता है जिसकी वजह से कंपनी को आईपीओ लाना पड़ता है। तो भैया यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहला पॉइंट, आईपीओ के लाने के पीछे कई कारण होते हैं, जिसमें से पहला कारण आपके सामने दिया गया है, बिजनेस को एक्सपेंड करना। एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लाया जा सकता है। भैया कंपनी ने किसी से लोन रखा है या फिर किसी तरीके से कर्जे में है, तो उसको चुकाने के लिए आईपीओ लेकर के आती है, जो बहुत ही नुकसानदायक होता है अगर ये किसी कंपनी में देखा जाता है बड़ी मात्रा में। तो इस चीज को ध्यान रखना। नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तब भी वो आईपीओ लेकर के आती है। कंपनी की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए भी आईपीओ लेकर के आ जाता है, ठीक है? बात करते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। देखो, पहले से कुछ इन्वेस्टर हैं जिन्होंने उसके ऊपर क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, कुछ शेयर उन्होंने खरीद रखा है, पहले से उन्होंने कुछ शेयर खरीद रखा है, तो वो वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, किसी तरीके से वो बाहर निकलना चाहते हैं। अब कारण कोई भी हो सकता है, अब कारण हम लोगों को नहीं पता होता, हो सकता है वो किसी और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी हो कारण, तो उनको निकलने के लिए ये एक मौका होता है। आईपीओ के जरिए वो अपना शेयर क्या करते हैं, आईपीओ के रूप में बेच सकते हैं और उस कंपनी से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है? चलिए बात करते हैं भैया चौथे
चौथे पॉइंट के बारे में बात करें, आईपीओ का प्रकार। आईपीओ के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, आईपीओ के कितने प्रकार होते हैं, पहले आपको समझ में आया ये बताइए। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो। आईपीओ क्यों लाया जाता है, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो। आईपीओ के प्रकार के बारे में बात करें भैया, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है फ्रेश इशू और दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल, जिसको शॉर्टकट में हम लोग OFS के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ऑफर फॉर सेल। अब प्रेस इशू क्या होती है? इसमें कंपनी के नए शेयर जारी किए जाते हैं। क्या होते हैं? नए शेयर जारी किए जाते हैं। जो पैसा मिलता है वो डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है। कहाँ पे जाता है भैया? डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है। तो भैया ये ऑफर फॉर सेल क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया ना कि कुछ इन्वेस्टर पहले से इन्वेस्ट किए हुए होते हैं। अब उनको क्या होता है कि अपना पैसा वापस चाहिए होता है, ये वो वहां से एग्जिस्ट होना चाहते हैं, मतलब एग्जिट होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। तो उनके लिए ये लाया जाता है भैया। कौन सा काम किया जाता है? वहां पे ऑफर फॉर सेल होता है। इसमें कंपनी के जो एग्जिस्टिंग, मतलब जो पहले से शेयर होल्डर्स हैं भैया, जिन्होंने शेयर उसके खरीद रखे हैं, वो अपना शेयर बेचते हैं और इसके पैसे का जो फायदा होता है वो कंपनी को नहीं मिलता है। ये जो पुराने इन्वेस्टर थे जो अपना शेयर बेच रहे हैं उनको मिलता है, ठीक है। इन चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। अब भैया कई सारी ऐसी कंपनी होती हैं जो आईपीओ, फ्रेश इशू और प्लस में OFS, ऑफर फॉर सेल भी लेकर के आती हैं, दोनों लेकर के आती हैं। उन्हीं कंपनियों के ऊपर ज़्यादा रखना। अगर OFS के लिए केवल आया है तो भैया इन्वेस्ट मत करना। अगर फ्रेश इशू के लिए आया है तो आंख मूंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये सबसे खतरनाक होता है ऑफर फॉर सेल। इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं पांचवें नंबर के बारे में। पांचवा नंबर पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट आईपीओ टर्म्स। इंपॉर्टेंट आईपीओ टर्म्स कौन कौन से हैं भैया? तो भैया विगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, इस तरीके से जान के रखो। सबसे पहले इशू प्राइस क्या होता है या प्राइस बैंड क्या होता है? जिस प्राइस पर शेयर मिलते हैं, शेयर का कोई कुछ दाम कीमत रखी जाती है, एक शेयर का मूल्य। तो भैया जैसे एक शेयर का मूल्य मान लो 100 से लेकर के 105 तक रखा गया है, 100 से लेकर के 5 तक, 105 के बीच में रखा गया है। कोई भी अगर परचेज करना चाहता है तो कम से कम 100 रुपया देगा, और अगर कोई हाईएस्ट पे परचेज करना चाहता है तो भैया वो 105 देगा। अब भैया एक चीज नहीं समझ में आ रही, 100 भी है, 105 भी है, इसके बाद 1 2 3 4 भी आता, कैसे क्या हो रहा है? तो एक चीज को ध्यान में रखो, जब शेयर बिकते हैं भैया, जब आईपीओ बिकता है तो 100 रुपए में जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो अलग होते हैं, और 105 में जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो अलग होते हैं। कभी कभी क्या होता है भैया कि कुछ ज्यादा ही आईपीओ खरीद लिए जाते हैं, कुछ ज्यादा ही आईपीओ खरीदार हो जाते हैं, इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है कि भैया सबको शेयर मिल पाना मुश्किल होता है। तो वहां पे 100 वालों को ऐसे खट से हटा दिया जाता है। मिलता किनको है? 500 105 वालों को मिलता है, और भैया वो भी कैसे? लॉटरी के माध्यम से मिलता है। समझ पाए बात को? क्लियर? तो इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। चलो बात करते हैं भैया, इसमें एक होता है लॉट साइज। लॉट साइज क्या होता है भैया? कुछ शेयर को मिला करके एक बंडल तैयार किया जाता है, शेयर्स के बंडल तैयार किए जाते हैं। मान लो 10 शेयर, 15 शेयर, 16 शेयर, 200 शेयर, 500 शेयर्स, बहुत सारे शेयर्स होते हैं, उनको इकट्ठा करके एक बंडल तैयार किया जाता है। उसको हम नाम से किस जानते हैं? लॉट के नाम से जानते हैं भैया। समझ पाए बात को? जैसे एक लॉट में 100 शेयर्स भी हो सकते हैं, 10 शेयर भी हो सकते हैं, 20 शेयर, 50 शेयर, 150 शेयर, 200 शेयर, कितने भी हो सकते हैं। अब मान लो आपको पैसा, मान लीजिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अब मान लीजिए वहां पे सबसे पहले तो आपको कम से कम एक लॉट खरीदना होता है। कितना खरीदना होता है? 1 लॉट खरीदना होता है, परचेज करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है भैया। अब 1 लॉट में मान लिया हमने यहाँ पे कितने हैं? 100 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स। एक मिनट, 100 शेयर्स हैं, ठीक है। एक लॉट में कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं, और एक 100 शेयर की जो प्राइस है हम मान लेते हैं लगभग 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है। तो भैया अब आपको कम से कम 10,000 रुपये ही इन्वेस्ट करने होंगे, तभी आप उसको उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। समझ पाए बात को? अगर आप समझ गए हो तो ठीक है, आगे बढ़ता हूं भैया। इशू साइज की बात करें, इशू साइज क्या होती है भैया? कि कंपनी कितना पैसा वो उठाना चाहती है मार्केट से, इस चीज को लिए उसको हम इशू साइज कहते हैं। और वो आपका फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल, ये दोनों मिला करके इशू साइज बन के तैयार होता है पूरा का पूरा, ठीक है। चलो बात करते हैं सब्सक्रिप्शन क्या होता है भैया। अब सब्सक्रिप्शन में मैंने अभी आपको बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे देखो क्या हो, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? आईपीओ को इन्वेस्टर्स ने कितना अप्लाई किया, मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो उसको खरीदना चाहते हैं, जिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर भैया ओवर सब्सक्रिप्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर लोअर सब्सक्रिप्शन है तो यानी डिमांड बहुत कम है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। ओवर सब्सक्रिप्शन जब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है भैया? लॉटरी वाला सिस्टम चलता है, सभी को शेयर्स नहीं मिलते हैं, सभी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। अब बात करते हैं रिटेलर इन्वेस्टर कौन होते हैं। इन्वेस्टर भी कई टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है रिटेलर इन्वेस्टर। रिटेलर इन्वेस्टर में भैया क्या होते हैं? इसमें स्मॉल इन्वेस्टर आते हैं, जिनकी जो
क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट होती है वो 2 लाख से कम होती है। जैसे हम आप लोग जो हैं 2 लाख से कम, मतलब 15-16 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हो, 2 लाख तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, अब मान लेते हैं भैया, उसके बाद कौन आते हैं, दूसरे आते हैं आपके QIV, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन वायर। ठीक है, कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशनल वायर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसको खरीदते हैं। जैसे भैया बड़े बड़े इन्वेस्टर, जैसे कोई म्यूचुअल फंड है, ठीक है, कोई बैंक्स हैं, तो ये सब क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो उनको किस में रखा जाता है भैया, तो उनको उठा करके रखा जाता है QIB में रखा जाता है। वहीं पे बात करते हैं HNI और NNI क्या होता है, NII क्या होता है, HNI और NII क्या होता है। तो भैया इसमें याद रखना, 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करने वालों को हम क्या कहते हैं, HNI के नाम से जानते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इनका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलो बात करते हैं भैया IPO में अप्लाई कैसे करते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आज के समय में IPO में अप्लाई करना बहुत आसान है। आप कोई भी एक डीमेट अकाउंट बनवा लीजिए। डीमेट अकाउंट अगर आप बनवाना चाहते हैं इसके ऊपर कोई वीडियो आए तो मैं बिल्कुल इसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँगा। नेट बैंकिंग और या फिर ब्रोकर ऐप से बना सकते हैं। ब्रोकर ऐप बहुत सारे हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, ना किसी का प्रचार मैं कर रहा हूँ। ASBA फैकल्टी के जरिए आप क्या कर सकते हैं बेटा भैया, आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक कैसे हो जाता है भैया, मान लेते हैं जैसे आप यहाँ से कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए 12,000 रुपये आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कितना, 12,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब 12,000 मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना है, तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपके बैंक में 12,000 रुपये पैसे को रोक लिया जाएगा। अब मतलब आप उन 12,000 रुपये को खर्च नहीं कर सकते हो जब तक उसका अलॉटमेंट नहीं हो जाता। अगर अलॉटमेंट हुआ, आप उसमें आ गए, तो आपका 12,000 कट जाएगा। अगर नहीं आए तो उसके ऊपर से जो भी होल्डिंग लगी थी, वो होल्ड जो लगाया गया था वो भैया रोक दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब आप अपना पैसा आराम से खर्च कर सकते हैं, मतलब आपका पैसा कहीं नहीं गया है। वहीं पे बात करते हैं, अलॉटमेंट होने पर ही पैसा क्या होता है भैया, डेबिट होता है, ऐसा नहीं, डेबिट होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले ही डेबिट हो जाए। ठीक है, जब अलॉटमेंट होगा तभी आपका पैसा जो है डेबिट होगा। ठीक है, बात करते हैं IPO अलॉटमेंट क्या होता है। बार बार अलॉटमेंट का नाम ले रहे हैं, तो अलॉटमेंट क्या होता है भैया, IPO अप्लाई करने के बाद यह तय होता है कि आपको शेयर मिलेंगे या नहीं। ठीक है, बस इसी को हम क्या कहते हैं, अलॉटमेंट कह देते हैं। समझ में आई बात, शेयर का मिलना या ना मिलना, यही आपका क्या है, अलॉटमेंट है। ठीक है, बात करते हैं, अगर IPO ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, जिसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, तो अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से होता है। कैसे होता है, लॉटरी सिस्टम से होता है। हर किसी को शेयर्स नहीं मिलते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। 8वां पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है लिस्टिंग क्या होती है भैया। अब लिस्टिंग नाम अक्सर सुनते हैं कि IPO की लिस्टिंग है, आज के डेट में लिस्टिंग हो, फला दिन को लिस्टिंग होगी। तो भैया जिस दिन से IPO जो है शेयर स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब NSE यानी BSE में ट्रेड होने लगता है, बस उसी को बोलते हैं लिस्टिंग डे। समझ गए बात को, समझ गए, बस चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना भैया, अगर लिस्टिंग प्राइस ज्यादा है, मान लो लिस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपये, कितना, 10,000, और इशू प्राइस जो है वो 9,000 रुपये था। कितना था, 9,000 रुपये था। तो आपको 1,000 रुपये का क्या हो गया भैया, मुनाफा हो गया एक लॉट के पीछे। समझ पाए बात को। वहीं पे अगर लिस्टिंग क्या हो, कम हो, ये 9,000 हो, लिस्टिंग मतलब लिस्ट कितने पे हुआ, 9,000 पे, और वहीं पे ये भैया पूरा एक लॉट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और वहीं पे बात करते हैं भैया, ये कितना, जो इसका इशू प्राइस था वो 10,000 था। कितना था, 10,000 था। तो ऐसी स्थिति में आपको 1,000 रुपये का क्या हो गया भैया, लॉस हो गया। समझ गए बात को। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब भैया IPO खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस या फिर मॉडल क्या है। ठीक है, कंपनी पैसा कैसे कमाती है, इस चीज़ को आपको चेक करना है, क्या उसका स्कोप है कि नहीं है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल आपको चेक करना है, रेवेन्यू हर साल का क्या रहता है, प्रॉफिट क्या होता है, कितना कर्जे में है और कितना ग्रोथ कर रही है, ये भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में भैया, तो कंपनी जो है फ्यूचर वाली इंडस्ट्री में है या फिर नहीं है। ऐसा नहीं तो इसका बुझने वाला समय आ गया हो, खत्म हो रही हो, लेल्टियम का शीशा बना रही हो, अब लेल्टियम आ गया, कोई यूज़ ही नहीं करता तो खत्म ही हो जाएगी ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट्स के ऊपर भी आपको ध्यान में रखना। प्रमोटर्स और भैया प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये सब सब कुछ ड्राफ्ट में दे दिया जाता है। जब ड्राफ्ट आता है, IPO आता है, उसका एक ड्राफ्ट आता है, उसमें सब कुछ दे दिया जाता है। बात करते हैं वैल्यूएशन के बारे में भैया, तो IPO ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, कंपेयर कर लो। जैसे उसी से संबंधित मान लेते हैं कोई ऐसी कंपनी आई थी, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि फ्लिपकार्ट आया था। कौन आया था, फ्लिपकार्ट आया था। अब भैया फ्लिपकार्ट के बाद कौन सा गया, अमेजोन आ गया। अब फ्लिपकार्ट का क्या रेट था,
क्या इशू आया था, इशू रेट क्या आया था भैया, मान लो 100 आया था और लिस्ट कितने पे हुआ, मान लो 90 पे हुआ। तो अगर अमेज़न आया है तो आप 90 से अगर ज़्यादा माँग रहा है तो आप जान जाइए कि भैया खतरे की बात है। समझ पाए बात को? मैं ये 2 कंपनी का नाम ले रहा हूँ, ऐसा कुछ एग्ज़ैक्ट वैल्यू नहीं पता है हमें, ठीक है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम जिसको हम जीएमपी के नाम से जानते हैं, ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मार्केट के स्टेटमेंट में सॉरी सेंटीमेंट, मार्केट सेंटीमेंट को समझने के लिए भैया ये पूरी तरीके से भरोसा करने वाला नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। जीएमपी क्या होता है मैं बता दूं, मान लो कोई भी आया है, अभी मान लो एग्जांपल के तौर पे आपको ऊपर दिया गया था, क्या बोलते हैं कि शेयर का जो प्राइस दिया गया था, मान लीजिए 100 रुपया दिया गया था, 100 से 105 के बीच में दिया गया था। अब मान लेते हैं किसी का जीएमपी 50 रुपए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 105 से 50 रुपया ज़्यादा एक हर एक ऐसे आदमी हैं जो 155 रुपए पे उसको खरीदने को तैयार हैं। समझ पाए बात को? क्लियर? तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जीएमपी बोलते हैं। ये जीएमपी जितना होगा उतना इसमें प्लस कर देना, बस आपको पता चल जाएगा, ठीक है? चलो बात करते हैं भैया, यहाँ पे बात करें 10 नंबर पे आएगा आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए सही होगा या फिर शॉर्ट टर्म के लिए सही होगा। तो भैया यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, लिस्टिंग गेन के लिए भैया, अगर लिस्टिंग गेन के लिए देखते हो तो मार्केट सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें मतलब कौन सा, वही आप देखे हो जो भी यहाँ पे ऊपर बताया नहीं है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी ऊपर बताया कि नहीं बताए, तो आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप देखें ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस कर रहा हो, कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही हो, इसकी लगातार ग्रोथ की ओर जा रहा हो, और भैया मैनेजमेंट जो है वो अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आप इसके ऊपर लॉन्ग टर्म में जो है विश्वास कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। वहीं पर हम बात करते हैं किसके, 11 नंबर के बारे में। 11 नंबर में आईपीओ से जुड़े कुछ रिस्क भी हैं भैया। आईपीओ हमेशा प्रॉफिट नहीं देता है, इस बात को दिमाग में रख लेना। ओवर ओवरहेड में भैया बात करते हैं, जैसे बढ़ा चढ़ा कर बताए गए आईपीओ में लॉस हो सकता है। कुछ ऐसे आईपीओ होते हैं जिनके बारे में प्रचार कर दिया जाता है, बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है, तो उसमें भी लॉस हो जाता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ओवरहेड से बचना है, और उसके बाद भैया ये हमेशा प्रॉफिट नहीं देते, इनसे भी बच करके रखना है। मार्केट कंडीशन का भी असर पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो मार्केट क्रैश होने वाला है, आईपीओ आ गया तो आईपीओ क्या मुनाफा देगा, बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल डूब जाएगा। कितना भी अच्छा आईपीओ हो चल नहीं सकता, किसी कीमत पे दब जाएगा। बात करते हैं बिजनेस फेल होने का रिस्क, बिजनेस फेल होने का भी रिस्क रहता है। भैया किसी ने पैसा इन्वेस्ट, भैया आईपीओ क्यों लेकर के आए, क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत थी, और जब पैसे की जरूरत थी उन्होंने लेकर के आए, अब उन्होंने पैसा लगाया, उससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या होगा, खत्म हो जाएगी कंपनी। समझ पाए बात को? तो बिजनेस फेल भी हो जाएगा, तो उसमें भी रिस्क रहता है। इसीलिए हमेशा भैया ऑन रिसर्च, खुद के रिसर्च पर ही भरोसा करें, दूसरों के ऊपर ध्यान ना दें। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 12 नंबर पे बात करें भैया बिगनर्स के लिए फाइनल टिप्स क्या होनी चाहिए, तो बिगनर्स के लिए कुछ फाइनल टिप्स यहाँ पे दिया गया भैया। सबसे पहली बात, अगर शुरुआत भी करना चाहते हैं तो आप छोटे अमाउंट से शुरू करें, मतलब लगभग 10,000 से स्टार्ट करें, 10,000 से 15,000 के बीच में। कहाँ से, 10,000 से 15,000 के बीच में आप स्टार्ट करें, ठीक है? समझ पाए बात को? हर आईपीओ को अप्लाई नहीं करना होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। सभी को अप्लाई नहीं करना होता है। सिर्फ लिस्टिंग गेन की लालच में ना आए। आप ये सोच रहे हो कि आज अप्लाई करेंगे, लिस्ट हो जाएगा, हम बेच लेंगे, तो उसके भी लालच में ना आए। लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचे भैया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के बारे में भी क्या करें, सोचकर काम चलाएं, ठीक है? दूसरा भैया, किसी से भी उधार लेकर के, कर्ज लेकर के पैसा बिल्कुल भी आईपीओ में ना लगाएं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। साफ साफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब लास्ट में भैया मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह आईपीओ का जो वीडियो है भैया बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किए हो, ठीक है? और किसी भी स्पेसिफिक आईपीओ के बारे में रिव्यू करवाना चाहते हो या एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप कमेंट में उस आईपीओ का नाम दो, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल धड़ल्ले के साथ बताने वाला हूं। किसी भी चीज़ को आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।